देखिए थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, उसके लिए खेद है और आपको रेस्ट भी मिला होगा। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हमारे आपके यूज में जिस डाटा का सर्वाधिक प्रयोग है उसका नाम है सेकेंडरी डाटा। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि कोई भी रिसर्चर सेकेंडरी डाटा को कहां से पा सकेगा, वो कौन सारे सोर्स हैं जहां से सेकेंडरी डाटा आपको आपके रिसर्च वर्क के लिए मिल पाएंगे। तो उसमें दो प्रमुख सोर्स हैं जिनका नाम है पब्लिश्ड सोर्सेस और अनपब्लिश्ड सोर्सेस। आप जैसा कि समझते हैं कि जब नाम ही है अनपब्लिश्ड तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो भी डाटा आपको मिल पाएगा उसका मिलना ही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब वो पब्लिश्ड ही नहीं है आम लोगों के लिए तो जो वहां पहुंच पाया उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएगा, ज्यादातर लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब सेकेंडरी डाटा में भी जो पब्लिश्ड हैं वही रिसर्च वर्क के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी, और इनका तो सर्वसुलभ होना ही संभव नहीं है, न सबको सूचना ही है, उसका प्रयोग होना संभव नहीं है। हाँ, जो लोग इसके संपर्क में होंगे, कुछ गिने चुने लोग, वो उन आंकड़ों को लेकर के अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो अब मैटर ये बन रहा है कि जो सेकेंडरी डाटा का पब्लिश्ड सोर्स है वो कौन कौन सा है। का देखिए, तमाम सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने द्वारा इकट्ठा की गई सूचनाओं को अपना काम पूरा करने के बाद आम लोगों के लिए सर्वसुलभ कर देते हैं, अर्थात उनका पब्लिकेशन हो जाता है। आप उस विभाग विशेष में जाओगे तो वहां से उस तरह की सूचना आपको मिल जाएगी। आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बहुत होशियार होना चाहिए, वेरी एक्सपर्ट। उसे कहां जाना चाहिए, किस तरह की सूचनाओं को कलेक्ट करना होगा, फिर उसका वह किस तरह से अपने लिए प्रयोग करेगा, आदि बातों का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो सारी सूचनाएं आपके लिए, आपके रिसर्च वर्क के लिए इकट्ठा नहीं की गई है कि नहीं? ये तो किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा किसी दूसरे पर्पस के लिए इकट्ठा की गई थी, और आप सोच रहे हैं कि बिना विशेष कुछ खर्च किए, बिना विशेष समय दिए उनसे हम अपना काम चला लें, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी होशियारी होगी, तभी आप उनका प्रयोग अपने लिए कर सकेंगे। राइट? तो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास ऐसे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों के लिए पब्लिश कर देते हैं कि यदि आप चाहें तो इससे अपना भी कुछ रिसर्च वर्क दूसरे पर्पस के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा तमाम सारे आंकड़े समय समय पर अलग अलग तरह के आंकड़े, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जाते हैं और पब्लिश भी किए जाते हैं। अभी बारी बारी से हमारी आपकी चर्चा होगी। ऐसे ही कमीशंस और कमेटी, बहुत सारे कमीशंस हैं, है कि नहीं? पे कमीशन सुने होंगे, बहुत चर्चा में रहता है। 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन क्या करता है? यह इस बात पर ध्यान देता है कि एम्प्लॉइयों को जो भी सैलरी एम्प्लॉयरों से दी जा रही है, क्या वह इस पर इन्फ्लेशन है कि नहीं है, समय समय पर इसमें वृद्धि होती रहे तो कब होगी, कितनी होगी,
ये तमाम सारे डिसीजंस लेने के लिए उसको बहुत सारे आंकड़े बहुत सारे क्षेत्रों से कलेक्ट करने होते हैं। इसी तरीके से ट्रेड यूनियंस हैं जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयरों से लड़ा करते हैं, उनके पास भी तमाम सारी सूचनाएं हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एम्प्लॉइयों के वेलफेयर के लिए ट्रेड यूनियन लड़ता है सरकार से, और व्यवसायियों के हित के लिए वेलफेयर के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स लड़ता है। आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने 1967 में पहली बार 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर रहा होता तो इतने आसानी से काम संभव न हो पाता। तभी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई, जो व्यवसायियों के, भाई व्यवसायियों के लिए ये खबर अच्छी थोड़ी थी। व्यवसायियों के बड़े बड़े बैंक रात के 12 बजे सरकार के द्वारा फोरफीट कर लिए गए, कैप्चर कर लिए गए, मिलिट्री लगा करके कब्जा कर लिया गया। जिनका टर्नओवर आप लोगों को याद होगा उस समय कितना था, 50 करोड़ से ऊपर। आप लोग तो बैंकिंग पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहते, कोई चीज याद नहीं रखते। तो उन सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिए गए। फिर बाद में 4 बैंकों का और हुआ, याद होगा, जिनकी टर्नओवर 200 करोड़। टर्नओवर क्या, पेड अप कैपिटल कहें, बैंक है तो टर्नओवर कहना उचित नहीं है, 200 करोड़ के ऊपर था। अब उसमें से शायद एक बैंक कैंसिल हो गया है, मिला दिया गया, तब उसको 19 मान के चलिए। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेसमैन जो भी आपके देश में हैं, उनके वेलफेयर के लिए सरकार से टीका टिप्पणी और बहस करती रहती है कि उनके साथ कुछ अन्याय ना हो। और तमाम सारे जो एम्प्लॉई हैं, ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो यूनियन लड़ता है वो ट्रेड यूनियन है, राइट। दत्ता सामंत नाम का एक लीडर, पहला लीडर था जो बम्बई में इस काम को शुरुआत किया था। एम्प्लॉइयों के हित के लिए वह पूंजीपतियों से या फैक्ट्रियों के मालिकों से लड़ा करता था। ऐसे ही अभी और सारे पब्लिश्ड सोर्सेस हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में किया था, और आपको 4-5 पॉइंट नोट कराए थे कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और अपने इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। और यहां तक बताए थे कि इनका जो पब्लिकेशन है वह एनुअल है कि मंथली है कि 5-5 वर्ष पर है, ऐसा भी चर्चा हम लोग किए थे, और ये सब पूछा भी जाता है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और जो बड़े बड़े रिसर्च नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर वेलफेयर के लिए करते रहते हैं। तो वो भी रिसर्च के बाद अपनी डाटा को सबके लिए पब्लिश कर देते हैं। अब जिनको जरूरत है वो उन संस्थाओं से संपर्क बनाकर उस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करके अपना भी रिसर्च वर्क परफॉर्म कर लेता है। अब इसमें हैं कौन कौन से, इसमें ऐसी संस्थाएं हैं जिनका नाम आप लोग जानते हैं। जैसे अब इसमें से पहली संस्था है आपकी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको इसके डिटेल में नहीं जाना है कि क्या है, क्या करता है, क्या नहीं, सब आप जानते हैं। लेकिन आप जानिए कि यूएनओ के द्वारा जो भी इकट्ठा किए गए आंकड़े हैं,
अपना रिसर्च वर्क पूरा करने के बाद वो सब पब्लिश हो जाते हैं। आपको अगर कुछ वहां से इकट्ठा करना है तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे ही आपको खबर होगी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको भी आप पढ़ रहे हैं, गांधी यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं। इसके द्वारा भी जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं वो सब पब्लिश हो जाते हैं। इतना ही यहाँ पर जानना जरूरी है। ये इंस्टीट्यूशंस किस हेड में आते हैं? तो नंबर 1 क्या जानेंगे कि ये सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा हैं, और क्या जानेंगे कि इनकी इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड होती है जो आपको उपलब्ध हो सकती है। और इसमें थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं वर्ल्ड बैंक। मैं 60 में लिख रहा हूं इसलिए बहुत सारा लिखना है। विश्व बैंक के पास तमाम सारी सूचनाएं हैं। यदि आपका रिसर्च वर्क इससे कुछ तालमेल करता है तो इसका मतलब आपको यहां जाना होगा, इस संस्था से मिलना होगा, वहां जाकर के बातचीत करेंगे, आपको आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे, आराम से अपना काम आप पूरा कर सकते हैं। और आज के युग में तो बहुत सरल हो चुका है, कभी ये सब उपलब्ध होना बड़ा ही असंभव कार्य था। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं फोर्थ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या श्रमिक संगठन कह लीजिए, अंतरराष्ट्रीय। तो ये 4 पॉइंट आपने देखा और देख करके भी लग रहा है, पढ़ के लग रहा है कि नहीं वास्तव में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इन्हें आप पहले से जानते हैं और सुनते भी हैं। क्लियर है? तो आपको जानना यह है कि सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं और दूसरा कौन से हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में आते हैं और इनके आंकड़े भी पब्लिश होते हैं। राइट। थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज, है कि नहीं? का बहुत सारे आयोगों के, बहुत सारी समितियों के जो रिपोर्ट हैं वो भी पब्लिश होते रहते हैं। वहां से भी आपको तमाम सारी सूचनाएं मिल जाएंगी और आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे 2-4 यहां लिख देते हैं तो आपको उतने से आसान होगा समझ पाना कि इसका अर्थ क्या है। नंबर 1, फाइनेंस कमीशन, इसका नाम छोटा है तो लिख देता हूं फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, यहां से आपको तमाम सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। दूसरा पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन कर ही रहा था, पे कमीशन, वेतन आयोग, इसको तो सभी को जानना चाहिए, सुनते ही रहते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इसका नाम बदल दिया गया, आप लोगों को मालूम ही है। क्या रखा गया है बोलिए? तो प्लानिंग कमीशन भी सारी सूचनाएं क्या करती है? पब्लिश कर देती है। यहां से आपको बहुत सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि सेकेंडरी डाटा का प्रयोग करने से पहले देखना चाहिए कि बहुत पुराना तो नहीं है और विषय वस्तु से संबंधित है कि नहीं है। आदि बातों पर विशेष ध्यान देंगे तभी इन आंकड़ों का प्रयोग आप अपने लिए ढंग से कर पाएंगे। और नोट कर लें, लेबर कमीशन, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो कमीशन और कमेटियों के रिस्पेक्ट में पब्लिश्ड होते हैं, इनको कहते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमेटीज। तो उसको बढ़ा लीजिए, रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ पे कमीशन, रिपोर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड रिपोर्ट ऑफ लेबर कमीशन। अब इनकी रिपोर्ट अगर आ गई है कि वास्तव में दी जाने वाली सैलरी बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इन्फ्लेशन के मुताबिक कम है, ऐसी रिपोर्ट है, तो इसका मतलब है कि सरकार की जवाबदेही है कि वह आपकी सैलरी को एज पर इन्फ्लेशन तो कम से कम मेंटेन कर ही दे। रिपोर्ट का मतलब यही होता है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका मतलब अब यहां दो तरह की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे संगठन, इंस्टीट्यूशंस जो एम्प्लॉय के वेलफेयर में काम आते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेसमैन के वेलफेयर में काम आते हैं। इनकी स्थापना ही इसीलिए हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो सीए लोग हैं और बहुत रिनाउंड सीए हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं, और ये लोग सरकार से व्यवसायियों के खिलाफ होने वाले किसी निर्णय के लिए बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है तो लागू होने देते हैं, अदरवाइज उसमें संशोधन की पुकार करते हैं। इसमें भी आप दो चार तो नोट कर ही सकते हैं। इसमें मैं लिख सकता हूं इंडियन जूट एंड कॉटन मिल्स एसोसिएशन। अब इसका फुल फॉर्म लिखते तो आप भूल जाते हैं। इंडियन जूट एंड कॉटन मिल्स एसोसिएशन। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब आपको याद रखना है कि किस श्रेणी में आता है। सेकेंडरी डाटा है, ये पब्लिश्ड होता है, और इसका मुख्य हेड क्या है? ट्रेड यूनियंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। थर्ड, प्रोड्यूस एक्सचेंज इन इंडिया। उपज विनिमय। आप लोग इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में पढ़े थे ना, इकोनॉमिक्स का एक फंक्शन ये भी था, एक्सचेंज। याद आ रहा होगा। तो एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा, तो क्यों पढ़ा? क्या मैंने बताया था कि एवरीथिंग्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड एवरीवेयर। एवरीथिंग्स could not be produced everywhere। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेब आपके यहां पैदा नहीं होता तो क्या आपको खाने की इच्छा भी ना हो? कहा खाने की इच्छा तो सर बहुत है। तो कहा आपके यहां कुछ होता है उस तरह का? कहा अमरूद पाया जाता है। तो कहा फिर मान के चलिए कि अमरूद भेजना होगा, सेब मंगाना होगा, है कि नहीं? आपको अमरूद मिल ही रहा है, सेब मिल जाएगा, उनको भी सेब मिल ही रहा है, अमरूद मिल जाएगा। तो क्या बिना एक्सचेंज की प्रोसेस को जीवन में धारण किए आपका जीवन ढंग से चल सकता है? का सर नहीं चल पाएगा।
तो यदि आप चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रह करके जम्मू कश्मीर का महसूस करें, हर मामले में नहीं तो आफत हो जाएगी, सुकून ही नष्ट हो जाएगा, यहाँ के लोगों को नींद आना बंद हो जाएगी, वो लोग तो अभ्यस्त हैं। लेकिन यहाँ यूपी में रह करके अगर आप जम्मू कश्मीर का सेब खाना चाहते हैं तो एक्सचेंज के प्रोसेस में रहना होगा और इस एजेंसी का सहारा लेना होगा। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंसीज and institutions which are published their informations to the general public। तो आप यहाँ से भी सूचनाओं को लेकर के अपना रिसर्च वर्क, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। अब आप लिख चुके होंगे, ऐसा मैं मान करके यहां से यहां तक डिलीट कर देता हूं तो आपके पास जगह हो जाएगी। यहां मैंने लिखा न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। हमारे देश में तमाम सारे रिनाउंड न्यूज़पेपर हैं, जर्नल हैं, जो समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए पब्लिश करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो उनसे ही आपका पूरा रिसर्च वर्क पूरा हो सकता है, अन्यत्र जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शर्त यह है कि वो आपके विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तभी। अब आप न्यूज़पेपर और जर्नल के बारे में सोचिए। तो पहला मैं लिख दे रहा हूं इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स, और इसके आगे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं कि इसको आप डेली यूज में देखते हैं। बोलिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है कैसे आता है? डेली का है ना, ये तो है नहीं कि महीने में एक बार आता है। अब डेली आने का मतलब है कि बहुत सारी सूचनाएं आपके पास आ जाएंगी। तो यही पूछता है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स जो सोर्सेस ऑफ डाटा है वो किस तरह का है? तो आपने कहा कि सेकेंडरी डाटा है। किस हेड में आता है? न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। तो न्यूज़पेपर में आ गया। किस तरह से ये अपनी इंफॉर्मेशन देता है? आप बोलेंगे डेली का है। रोज इकोनॉमिक्स टाइम्स नाम का अखबार आपको इंग्लिश में मिल जाता है। और लिख लें फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस का मतलब है ना सोचना कोई ट्रेन इत्यादि है, ये भी डेली ही है, ये भी आपका न्यूज़पेपर है इंग्लिश मीडियम का। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से एक बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका नाम आप लोग जानते ही हैं, कॉमर्स। कॉमर्स आप समझिए वीकली है, ये आपको जानना जरूरी है। साप्ताहिक है ये रोज रोज न्यूज़पेपर नहीं है, मैगजीन है, जर्नल है। तो ये रोज रोज नहीं आता, वीकली है, महीने भर में 4 बार आ गया, है कि नहीं? तो आप देखे होंगे, कभी पढ़े हैं आप लोग कॉमर्स नाम का कोई जर्नल? कहा सर पढ़ने के नाम पर यही मोबाइल सेट ही है, तो का इसमें भी लगा देंगे तो कुछ खबर तो देगा ही। कॉमर्स के बाद एक है योजना। ये 15-15 दिन पर आपके लिए उपलब्ध होती है। योजना एक मैगजीन आती है, कई तरह के टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं।
लास्ट में एक टॉपिक कॉमर्स से भी हर महीने संबंधित उसमें आ जाता है, हर 15 दिन में। और हम लोग जब 85, 56 में पार्ट 1 में थे तो उस समय लड़के लोग कोई न कोई अपनी तरफ से लेख लिख करके देते थे, तो वो लोग 250 रुपए 200 रुपए के पुरस्कार राशि भी देते थे और मैगजीन में आपका लेख पब्लिश भी हो जाता था, सम्मानित भी आप महसूस करते थे और यह मान भी लिया जाता था कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, लिखने की तमीज आपको मालूम है। ज्यादातर वो टॉपिक कॉमर्स वाला इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होता था। 200-250 रुपए पुरस्कार की राशि मिलती थी, जिसका टॉपिक सिलेक्ट हो जाता था और मैगजीन में आपका लेख छपता था। गौरव की बात सबसे बड़ी ये थी, आप लिखते अच्छा है ये बात प्रमाणित हो जाती थी। राइट, ऐसा लड़के उस समय किया करते थे। अगला इसमें है ट्रांसपोर्ट। बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, कहेंगे सर नाम बड़े अजीबोगरीब हैं। ये मंथली है, ट्रांसपोर्ट जो आपका मैगजीन है ये मंथली है। तो न्यूज़पेपर और जर्नल में 4-5 पॉइंट आपको मिले, प्रमुख रूप से जो इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे अपने द्वारा कलेक्ट किए गए इंफॉर्मेशन डाटा को पब्लिक के लिए पब्लिश कर देते हैं, जिसको लोग पढ़ करके उसका लाभ उठाते हैं। रिसर्च वर्क तो पूरा होता है। ऐसे ही अगर इसके हम हेड को और बढ़ाएं तो आप यहां लिख सकते हैं कि तमाम सारी यूनिवर्सिटी हैं, है कि नहीं, जहां रिसर्च वर्क हर समय होता रहता है। अगर आप वहां चले जाएं तो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपको तमाम सारी थीसिस मिल जाएंगी, पब्लिश्ड तो है ही हैं, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगी। तो आप इसके हेड में लिख सकते हैं पब्लिकेशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। पब्लिकेशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन में भी तमाम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको जानना जरूरी है। आपसे पूछा जाता है पब्लिकेशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। बंद करके फिर चल रहा है। तो पब्लिकेशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे आपने सुना होगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSSO, NSSO, ये सब क्या है? दीज आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल सर्वे ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्वे ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। और आपको एक दो और नोट करा दें,
जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नोट ही करा दिए, और एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो संस्थाएं हैं, यहां से आपको अच्छी मात्रा में बेहतरीन डाटा मिल जाएंगी, और ये सारी संस्थाएं बहुत ही प्रमाणित हैं और बहुत ही ईमानदारी से सूचनाओं को कलेक्ट करती हैं। तो अगर आपका संपर्क इन संस्थाओं से है, आप वहां पहुंच पा रहे हैं, तो यहां से भी आंकड़ों को इकट्ठा करके आप अपना काम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी छोटे मोटे सोर्सेस हैं सेकेंडरी डाटा में, जिनका प्रयोग करके आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। राइट। अब इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद, अगर हम लोग चाहें कि इसमें एक दो और भी हेड हैं, जैसे सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस, तमाम सारे हमारे देश में जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, जैसे नगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, अगर आप यहां जाएं तो यहां भी तमाम सूचनाएं आपको बैठे बैठाए मिल जाएंगी। नगर पालिका में आप चले जाएं, नहीं कुछ प्राप्त करेंगे तो इतना तो अवश्य मिल जाएगा कि कितने लोगों का उस नगर पालिका में इस पार्टिकुलर ईयर में जन्म हुआ, कितने लोग मर गए, कितने मकान बने, कितनी नालियां बनी, कितनी सड़कें चौड़ी हुई, कितने मकान इनक्रोचमेंट के तहत तोड़े गए। तमाम किस्म की सूचनाएं आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिल जाती है। ऐसे ही जिलों के पास बहुत सारी छोटे छोटे बोर्ड हैं, है कि नहीं। उत्तर प्रदेश बोर्ड है, ये सब क्या हैं? ये सब सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आप अगर जाए उत्तर प्रदेश बोर्ड में चले जाएं तो बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। कितने लड़के हाई स्कूल में अपीयर हुए, इंटर में फिर कितने लड़के बचे, उसमें से कितनी लड़कियां थी, कितने उसमें पास हुए, कितने उसमें फेल हुए, कितने रिस्ट्रिकेट हुए, कौन से लोग फेल होने के बाद फिर से पढ़ के अच्छा नंबर प्राप्त किए, कौन से लोग, कितने लोग फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई बंद कर दिए। ये सारी सूचनाएं कहाँ मिलेंगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि यह ना मान के चलिए कि जो भी हमने हेड 5-6 आपको बताए, 5-6 हेडों के अंदर एवरेज में 4-4, 5-5 पॉइंट एक्सप्लेन किए, कुल 2500 पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन हो गए। तो ये कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इतना ये समझने के लिए सफिशिएंट है कि सेकेंडरी डाटा इन संस्थाओं में या से उपलब्ध हो सकते हैं, जिनके सहारे आप अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी बातें रही पब्लिश्ड सोर्स की। अब अनपब्लिश्ड सोर्स कौन से हैं? अनपब्लिश्ड सोर्स लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? कॉमन सेंस है, जब वो अनपब्लिश्ड हैं। बोलिए, कितने इलीगल बच्चे पैदा हुए जो मर गए, क्या इनकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है? जब वो इलीगल ही हैं तो अनपब्लिश्ड तो जरूर होंगे। और अगर अनपब्लिश्ड हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इलीगल बच्चे को पैदा करके पब्लिश्ड करेगा? तो जब पब्लिश ही करना था
तो फिर इलीगल कहाँ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूचना ही अनपब्लिश्ड है प्राइमा फेसाई, तो फिर उसको कौन बता सकता है कि कितने तरह की सूचनाएं हेड हैं जो अनपब्लिश्ड हैं? मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जो रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर कर रहे हैं तमाम विषयों में, हर साल कर रहे हैं, तो क्या एक यूनिवर्सिटी है देश में? बहुत। यूनिवर्सिटी के अलावा और तमाम प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां रिसर्च हो रहे हैं। अब वो रिसर्च की कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा है, तो एक यूनिवर्सिटी में जमा हुई रिसर्च की कॉपी बहुत ज्यादा से ज्यादा उसी यूनिवर्सिटी के लोग प्रयोग में ले लें, बहुत बड़ी बात है। दूसरे यूनिवर्सिटी के लोग वहां क्यों पहुंचेंगे? वो अपनी यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ते हैं वहीं ना देख ले। तो कहने का मोटा मोटा अभिप्राय यह है कि जो अनपब्लिश्ड सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा हैं वो इसी तरह के हैं कि भले ही कितनी बड़ी ही संस्था के द्वारा वो इकट्ठा क्यों न की गए हो, लेकिन अगर वो आम पब्लिक के लिए पब्लिश्ड नहीं है तो इसका मतलब है वो प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। तो उनकी कोई डिटेल में एनालिसिस और डिस्कशन पॉसिबल हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए बुक्स भी इतना लिख के छोड़ देती है कि वो तमाम सारी सूचनाएं जो व्यक्तियों के द्वारा या एजेंसियों के द्वारा प्रथम दृष्टया इकट्ठा किए गए थे और फिर वो गुमनाम पड़े रह गए, तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे के लिए वो प्रयोग में लाना संभव नहीं है। क्या आप समझते हैं जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर दर्ज हैं, इतने ही लोग स्वतंत्रता संग्राम लड़े थे? इनसे कई गुना ज्यादा। लेकिन अब लाइमलाइट में तो वही लोग होंगे जो नेतृत्व कर रहे थे। तमाम ऐसे भी लोग रहे होंगे, शायद उनकी मंशा और भी जल्दी देश को आजाद कराने की रही होगी, लेकिन उनके नाम पटल पर नहीं आ पाए। तो इसका मतलब यह है कि वो सब अनपब्लिश्ड ही हैं, या क्षेत्र विशेष के लोग जानते भी होंगे, तो अगर हम नेशनल लेवल पर अपने को स्टेब्लिश नहीं कर पाए तो अनपब्लिश्ड ही तो रह गए। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि नेट के सिलेबस में था और तो नहीं है, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये तमाम टॉपिक्स नेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कलेक्शन ऑफ डाटा था, तो मैंने उसकी चर्चा आपके सामने रखी। तो हम लोगों ने दो टॉपिक्स कवर किए, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स विद देयर लिमिटेशंस, इट्स लिमिटेशन, एंड सेकेंड टॉपिक इज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हमारा तीसरा टॉपिक सीधे न्यूमेरिकल में इंटर करेगा, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राइट? तो हम लोग कल से अपने नए लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल टॉपिक होगा, विथ प्रॉपर्टी डिटेल में एनालिसिस होगी, जिससे एक भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में ऐसा नहीं आ सकता कि जो हम लोगों के डिस्कशन से बाहर हो। ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर हम लोग कल अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।